जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो हम पिछले लेक्चर में देखे हैं कि स्वपोषी पोषण कैसे होता है, यानी पौधों और जंतुओं में जो है पोषण कैसे होता है। तो उसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे परपोषी पोषण। तो हमने बताया था कि परपोषी पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जीव, वो उस पोषण को हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं और एक परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर, जिंदा जीवों पर बिना मतलब उसको हानि पहुंचाकर उसको क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और एक होता है जंतु संपोषी पोषण, जिसके अंतर्गत ठोस और जलीय खाद्य पदार्थ मतलब जलीय लिक्विड स्टेट में, जैसे पानी के स्टेट में जो है पदार्थों को ग्रहण करके और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग आ गए, शेर, बाघ, चीता, ये सब किस में आएंगे, जंतु संपोषी पोषण में आएंगे। ठीक, तो अब आज हम देखेंगे कि जंतुओं में पोषण के चरण क्या होते हैं। अब पोषण के चरण क्या होते हैं, मतलब कि जैसे हमने बताया था कि पोषण क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो जो बीच में प्रक्रियाएं होती हैं उसके उपयोग के लिए अगर ऐसे ही होता तो हम सीधा भोजन लेते, तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती। ऐसे तो होता नहीं ना है। तो ये हमारे शरीर में कुछ क्रियाएँ होती हैं, तो उन्हें क्रियाओं के बाद जो है हमको पोषण प्राप्त होता है, हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है या हमारे शरीर का विकास होता है। तो वो प्रक्रियाएं क्या हैं, वो प्रक्रियाएं यही सब हैं। तो वो क्या क्या होती हैं हमारे शरीर के अंदर, तब जा कर के हमको ऐसा पदार्थ मिलता है जिससे कि हम अपना मतलब कि शरीर में वृद्धि कर सकें या उसका ऊर्जा में उपयोग कर सकें या टूट फूट में मरम्मत कर सकें, यानी शरीर के किसी मतलब हानि पहुँचे हुए भाग को फिर से रिकवर कर सकें। तो इसके लिए क्या क्या चरण होते हैं कि वैसा पदार्थ बनता है जैसे हम पोषण प्राप्त कर सकें। तो ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 चरण होते हैं। 5 चरण क्या होते हैं, क्रियाएं, मतलब बीच में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं वही कहलाता है चरण, पोषण की चरण। तो पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण कुछ भी नहीं है, बस भोजन को शरीर के अंदर पहुँचाना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। जैसे ही आपने अपना भोजन मुंह में रखा, आपका अंतर्ग्रहण हो गया, मतलब कि अंतर्ग्रहण आपने भोजन का कर लिया। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर रखना, अपने शरीर के अंदर रखना ही क्या कहलाता है, अंदर रखना ही कहलाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर करना। ठीक, उसके बाद है दूसरा चरण जो है वो पाचन है। इसके बाद जैसे ही हमारे शरीर में भोजन जाता है उसका पाचन जो है, जैसे हम अपना भोजन कुचते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में दांत की सहायता से उसको देहात में कूचना लोग कहते हैं। ठीक, मतलब कि उसको पीस देते हैं तो उसको लोग कूचना कहते हैं देहात में। ठीक, तो उस पीसने को दांत से पीसते हैं तो वो भी एक प्रकार का पाचन है। उसमें लार मिलता है, लार में कुछ एंजाइम मिलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वो चीज़ है जो कि पाचन की क्रिया को तेज कर देते हैं, यानी जीवों के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को जो तेज कर देता है। जैसे आपने दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप एक से जाकर बोल रहे हैं देखो तुम लूज पड़ रहे हो, तुमको वो क्या क्या कह दे रहा है, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर दूसरे से भी जाकर वो ही बोल दिया आप, तो दोनों क्या होंगे, दोनों फिर से उत्तेजित हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे झगड़ा करने के लिए और तेज झगड़ा करेंगे। तो ऐसे ही जो है एंजाइम काम करता है। एंजाइम जैसे ही किसी अभिक्रिया में जाता है उस अभिक्रिया को तेज कर देता है। और पाचन क्या है, पाचन एक प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे हम दांत से कूच रहे हैं तो ये फिजिकल अभिक्रिया है, मतलब फिजिकल भौतिक अभिक्रिया है, मतलब भौतिक रूप से हम कूच रहे हैं उसको। ठीक, मतलब कि उसको चबा रहे हैं तो वो भौतिक क्रिया है। तो भौतिक क्रिया में तो एंजाइम कुछ नहीं करेगा। अब लार मिल रहा है, लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ है जटिल है, मतलब घुल नहीं सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड मिल रहा है या कोशिका द्रव मिल रहा है उसमें घुल नहीं सकता, तो उसको घुलनशील बनाने के लिए उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है। तो जो तोड़ना पड़ता है वो एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है। तो एंजाइम जो है वैसे ही अभिक्रिया को तेज कर देता है, जिससे पाचन हो जाता है। तो पाचन क्या होता है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल व अविलेय अणुओं को घुलनशील व सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, वही पाचन कहलाता है। ठीक,
तो जटिल अणु क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए मतलब अभी उपयोग नहीं कर सकते, इसको कुछ बनाकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप चावल आता है ना, तो चावल को बिना पकाए खा लेते हैं, बिना पकाए तो खाते नहीं हैं, उसको पकाते हैं उसके बाद खाते हैं। अब बिना पकाए खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका पेट कहेगा कि अब ठीक नहीं होंगे। ठीक, तो क्या होगा कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल व अविलेय अणुओं को घुलनशील और सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। मतलब कि ऐसे अणु हम अपने भोज्य पदार्थों में ग्रहण करते हैं जो कि डायरेक्ट शरीर के लिए यूज नहीं हो सकता, तो उसको सरल रूप में तोड़ा जाता है। सरल रूप में तोड़ने का मतलब क्या हुआ, सरल रूप में तोड़ने का मतलब यह हुआ कि जो शरीर के लिए उपयोगी हो सके, तुरंत उपयोग में आ सके, तो उस अणुओं के रूप में तोड़ा जाता है। यही क्या कहलाता है, पाचन। मतलब कि जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। और शोषण क्या कहलाता है। अब पाचन से दो प्रकार के अणु निकलेंगे। अब जितना हम खाए हैं उतना सब मतलब उपयोगी तो नहीं होगा ना। जैसे कि हम धान लाते हैं खेत से ना, उसके बाद उसकी कुटाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, भूसी निकलता है, स्टार्च निकलता है और चावल निकलता है। तो भूसी को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं या जला देते हैं, और जो चावल होता है उसको खा लेते हैं। वैसे ही पाचन के बाद जो है, वैसे दो प्रकार के अणु निकलते हैं, एक जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और एक जो अनुपयोगी होते हैं। तो जो उपयोगी होते हैं उसका शरीर में अवशोषण हो जाता है, मतलब ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलकर कहाँ जाएगा, ब्लड कहाँ तक जाता है, कोशिकाओं तक, तो कोशिकाओं में जाएगा, तब उसका मतलब उसका उपयोग होगा शरीर वृद्धि में या ऊर्जा का उपयोग करने में। तो जो होता है एब्जर्वेशन, यानी ब्लड में मिलना, जैसे ही भोज्य पदार्थ पचा और उपयोगी पदार्थ जैसे ही ब्लड में मिला, वही मिलना क्या कहलाता है अवशोषण, यानी सोख लिया गया। कुल मिलाकर क्या किया गया, उपयोगी पदार्थों को शरीर के द्वारा सोख लिया गया। जैसे फोम को आप पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो पानी को क्या करता है, सोख लेता है। वैसे ही जो उपयोगी पदार्थ है उसको शरीर के द्वारा सोखना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। और स्वांगीकरण क्या होता है, बहिक्षेपण क्या होता है। तो स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है, जैसे हमने बताया कि ब्लड जाता है कोशिकाओं तक, उसके बाद उसका उपयोग होता है, जो भोज्य पदार्थ मिले होते हैं ब्लड में वो कोशिकाओं में छोड़ देते हैं भोज्य पदार्थ और उसका उपयोग होता है। तो वैसे ही जो उपयोग होता है जैसे ब्लड से गया सेल में, यानी कोशिका में गया, तो उसका उपयोग जो है वही उपयोग कहलाता है स्वांगीकरण। मतलब कि पचने के बाद जो उपयोगी भोज्य पदार्थ है उसका उपयोग क्या कहलाता है, उसका उपयोग कहलाता है स्वांगीकरण, और कुछ नहीं है। स्वांगीकरण उपयोग कहलाता है। उपयोग की क्या क्या हो सकता है, या तो हमारे एनर्जी बनाने में, या हमारे शरीर के वृद्धि में, या शरीर के किसी भाग की मरम्मत करने में। जैसे आपने ब्लेड से काट लिया तो देखते हैं कि वो 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाता है। तो वो कैसे रिकवर होता है, वो जो हम पोषक पदार्थ खाते हैं उसमें से कुछ इसमें यूज होता है इसको रिकवर करने में। तो ये स्वांगीकरण आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इसका उपयोग, भोज्य पदार्थों का उपयोग, उपयुक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग लिख लीजिएगा ये आप स्वांगीकरण। और बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण कुछ नहीं है, जो हमने बताया है अभी कि 2 प्रकार के अणु निकलते हैं, एक उपयोगी और एक अनुपयोगी। तो अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, तो इसलिए निकाला जाता है कि वो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, वो हमको बेकार करेंगे, तो इसलिए हमको हानि पहुँचाएंगे, इसलिए उसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है, जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। तो बहिक्षेपण आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये 5 चरण क्या क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो अंतर्ग्रहण क्या है, भोजन को अंदर लेना। पाचन क्या है, सरल अणुओं को जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। और अवशोषण क्या है, जो उपयोगी पदार्थ है उसको सोखना, शरीर के द्वारा सोखना, ये क्या कहलाता है, अवशोषण। और स्वांगीकरण क्या है, उस उपयोगी पदार्थ का उपयोग करना ही स्वांगीकरण है। ठीक। और जो बहिक्षेपण क्या है, अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक। तो आशा है कि आपको ये 5 चरण समझ में आए होंगे। जंतुओं में पोषण के 5 चरण होते हैं, मतलब कि इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा जो होता है वो जंतुओं में पोषण होता है। तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे अमीबा में पोषण, कि अमीबा में कैसे पोषण होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, तो इसमें तो न मुँह होगा, न
कुछ हम लोग का जैसे मुंह होता है, पेट होता है, तो मुंह में जाता है, फिर पेट में जाता है, तो वैसे भोजन का पाचन होता है। ये पांचों क्रियाएं होती हैं। अमीबा में तो कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है, इसका कहाँ मुख है, कहाँ मुंह है, किससे भोजन ग्रहण करेगा, किससे पाचन करेगा, ये सब हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।